आप जिस इथेनॉल के बारे में पहले चमत्कारिक ढंग से भविष्यवाणी कर रहे थे कि इसको मिला डाला तो किसानों की लाइफ झिंगा लाला, हम पेट्रोल का प्राइस आधा तक कर देंगे, तो ना तो वो प्राइस नीचे आ रहा है और जो आपने कहा था कि दोगुनी हो जाएगी आय, ना ही वो दोगुनी हो पा रही है। तो क्या गाड़ियों के मालिक केवल महंगा तेल इसी कारण से खरीदें क्योंकि CO2 का उत्सर्जन कम हो रहा है? हमारे देश के अंदर इतने भी बड़े देशभक्त लोग नहीं रहते मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं कि सत्य सनातन कड़वा सच बोलने के लिए जाना जाता है और इसी कारण से इस चैनल की बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। मैं आपसे किसी प्रकार की डोनेशन के लिए तो नहीं कहता, मैं कहता हूं कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने पुरुषों के अधिकारों के ऊपर मेंस लाइव्स मैटर नाम की एक किताब लिखी है। यह पूरी दुनिया में पुरुषों के अधिकारों को लेकर के लिखी गई पहली पुस्तक है और जल्द ही मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आ सकती है जिसमें हमने इंस्पेक्टर मनोज तोमर का भी एक बहुत बड़ा और रोचक चरित्र गढ़ा है और इस रोल को करने के लिए आपके पसंदीदा एक्टर की अभी बात भी चल रही है। मैं चाहता हूं कि इस QR कोड को स्कैन करके आप इस पुस्तक को अवश्य लें। धन्यवाद। मैंने अभी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें कि E20 को लेकर के, यानी कि जो इथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, उसको लेकर के काफ़ी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ऐसे उसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मुंह से हमने कभी भी किसी भी प्रकार से पर्यावरण को लेकर या फिर समाज को लेकर या फिर सरकार को लेकर के कोई सामान्यतया बात नहीं सुनी थी कि भाई उनका कोई पोस्ट इस प्रकार का आया हो, कोई ट्वीट इस प्रकार का आया हो, कभी नहीं। और बहुत ही मैनेज्ड तरीके से ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं। इथेनॉल की मात्रा जितने हमारे फ्यूल में होगी ना, उतना हमारी गाड़ियों के लिए, उतना हमारे वातावरण के लिए, उतना हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसे भी रिड्यूस करता है। तो साफ पता पड़ जाता है कि हाँ भाई, सरकार ने इनको पैसे दिए होंगे और वो लोग जो आदिवासी तेल के लिए पैसों में बिक करके एक खराब, घटिया और अप्रभावी तेल के लिए विज्ञापन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो फिर ऐसे तेल के लिए तो बिल्कुल ही कर सकते हैं जिसके जलने पर कार्बन की जो मात्रा है वो कम से कम पहले से कम हुई है। मतलब कई लाख टन कार्बन का उत्सर्जन पहले से कम तो हुआ है। लेकिन जैसे नितिन गडकरी जी पहले कहा करते थे कि भाई हम तो जो तेल की कीमत है वो 30 से 50% तक कम कर देंगे, वो कीमत अभी भी कम क्यों नहीं हुई है? पूरे देश के अंदर औसतन 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। मैंने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करी और मैंने जानना चाहा कि इससे डायरेक्ट किसानों को क्या लाभ है। तो बहुत सारी खबरें मिली। फिर मैंने AI से पूछा, उसने कहा कि इससे किसानों को बहुत प्रत्यक्ष फायदा हो रहा है। मैंने पूछा कि कैसे फायदा हो रहा है, तो उसने बताया कि इतने लाख करोड़ रुपए का जो बकाया था, जो पहले लंबे समय तक के लिए मिल वगैरह रोक लेते थे, सरकार रोक लेती थी, वो तुरंत ही लाभ पहुंच गया है। सवाल ये बनता है कि भाई बकाया वो है जो सरकार और मिल के ऊपर उधार था, वो तुम 10 दिन में दो, 20 दिन में दो, 30 दिन में दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम उस पैसे को रोकते ही क्यों हो? वो पैसा तो तुम्हें तुरंत ही दे देना चाहिए क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल तुम्हें किसानों से मिलता है। किसान की उपज के ऊपर कोई MRP नहीं होता ना, इसलिए तुम उनके साथ में नखरे कर सकते हो। तो इस बात को AI ने भी माना कि हाँ, ये बकाया धन देना किसानों की कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, जबकि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से सरकार को लाभ होता है। फिर मैंने पूछा कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने नेता मंत्री हैं, इनके खुद के कितने शुगर मिल हैं? इस बात को आप खुद जाकर के गूगल पर सर्च कर लेना, किस नेता मंत्री के कितने शुगर मिल हैं, वहां से वो कितना इथेनॉल निकालते हैं, कितनी रिफाइनरीज उनके खुद के अंडर में चल रही हैं। यानी कि जो सीधा सीधा फायदा है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, मिल मालिकों को तो हो रहा है, लेकिन किसानों को इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो सरकार पहले ये कह रही थी कि हम अगर इथेनॉल मिलाएंगे और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो गन्ने से हो जाता है या तो मक्का से हो जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है, इससे पेट्रोल हमारा बहुत सस्ता हो जाएगा, वो आज कहाँ पर है? तो पहले इसी कैलकुलेशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये चीज कैसे अब उल्टी पड़ चुकी है। देखो, पेट्रोल की कीमत अगर हम दिल्ली में देखते हैं अगस्त 2025 का, तो बेस प्राइस है 52.83 रुपए प्रति लीटर। इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 21 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर। डीलर का जो कमीशन होता है वो होता है 4 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के आसपास। वैट जो इसके ऊपर लगता है, वो जो डीलर कमीशन सहित होता है, वो होता है 15 रुपए 40 पैसे। इस तरह से इसका जो खुदरा मूल्य हो जाता है वो 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास बन जाता है।
अगर हम इथेनॉल की कीमत देखते हैं 2024-25 की, तो उसके लाने ले जाने और उसमें 5% जो जीएसटी लगता है, उसके बाद में ये 71 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पड़ता है। गन्ने का जो इथेनॉल है वो 57 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर, मक्का से आधारित जो इथेनॉल है वो 71 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर के आसपास पड़ता है। अब अगर हम E20 यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल, इसको हम मिलाते हैं, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बेस प्राइस के हिसाब से मैं प्राइस बता रहा हूं। 80% जो पेट्रोल इसमें डला है वो पड़ता है 42 रुपये 46 पैसे का, और 20% जो एथेनॉल इसमें मिलाया गया है वो पड़ता है 14 रुपये 26 पैसे का। यानी कि कुल बेस प्राइस हो जाता है 56 रुपये 72 पैसे करीब, जो कि केवल और केवल अगर हम पेट्रोल का दाम देखते तो वो 52 रुपये 83 पैसे का पड़ रहा था। यानी कि इथेनॉल मिलाने के बाद में तो ये और ज्यादा महंगा पड़ गया है। तो अभी जो मैंने आपको E20 का जो रेट बताया है वो पड़ा है 56 रुपये 72 पैसे का। अब इसके ऊपर सारे के सारे जो हमने टैक्स लगाए उनको डालने के बाद ये पड़ता है 98 रुपये 42 पैसे का। यानी कि रिसर्च कहती है कि इथेनॉल मिलाने के बाद में पेट्रोल खुद में अपने आप में महंगा हो जाता है। और इसी कारण से आपने जितने भी ये विज्ञापन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, इन्होंने किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई बात नहीं की होगी कि अब पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, अब इससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। नहीं, उन्होंने कहीं पर यह बात नहीं की। उन्होंने केवल 2-3 चीजों के ऊपर ही पूरा फोकस रखा। पहला कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा है, दूसरा कि इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं है। 2023 के बाद में जितने भी BS6 इंजन आए हैं पेट्रोल के, वो सारे के सारे इस पेट्रोल के साथ में कंपैटिबल हों ऐसे ही निर्मित किए गए हैं। अगर माइलेज की बात की जाए तो 1 से 6% तक माइलेज में गिरावट आई है, जिसको लेकर के किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कोई पुख्ता बात नहीं रखी है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर ये इस प्रकार की कोई हवाई बात करते तो उल्टे फंस जाते। पूरा का पूरा फोकस कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इंजन खराब नहीं होता, केवल इसी के ऊपर है। दाम कम क्यों नहीं हुए उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पहले जब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि प्राइस कम हो जाएंगे, उस समय पर इथेनॉल निर्माण की जो तकनीकें थी उससे वाकई में काफी सस्ता इथेनॉल बनता था। अभी महंगा क्यों बन रहा है, इसके विषय में रिसर्च करने की आवश्यकता है। कहीं इसके पीछे भी कोई लाल फीताशाही या बड़े बड़े मिल मालिक और उद्योगपतियों का कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि क्योंकि उनको पता लग चुका है कि सरकार अब मिलाएगी ही और यही वक्त है पैसा कमाने का। पैसा ही पैसा होगा। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर ये देखें कितना इथेनॉल प्रतिवर्ष बनाया जा रहा है, तो 2024-2025 में भारतवर्ष की जो उत्पादन क्षमता है वो तकरीबन 1822 करोड़ लीटर की हो चुकी है। और 2024-25 के 7 महीनों के दौरान 572 लीटर इथेनॉल मिलाया जा चुका है। अब इससे सीधा सीधा ये तो हमें पता लग जाता है कि जितना इथेनॉल मिलाया गया है उतना पेट्रोल हमें आयात नहीं करना पड़ा। और भारतवर्ष के सामने ये बड़ी समस्या भी है कि हमें जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो सारे के सारे आयात करने पड़ते हैं। इन्हीं आयातों के कारण से ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान से ही रूस से तेल ले रहा था और उस समय पर रूस हमें अमेरिका की तुलना में तकरीबन $30 प्रति बैरल सस्ता तेल बेच रहा था। तो आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा कहता है कि 2022-23 के बीच में भारत ने तकरीबन 509 करोड़ लीटर पेट्रोल बचाया है, जिससे तकरीबन भारत की 24,300 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB कहता है कि 2025 तक हिंदुस्तान ने 1.44 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं सिर्फ इथेनॉल का इस्तेमाल करके। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो 336 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। यह सीधा सीधा 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। चलो ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा बच रही है, 1.44 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां से जितना पैसा बचे बचना भी चाहिए। और ऐसे समय में कि जब हिंदुस्तान का रेजिम चेंज करने के लिए अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर जितने भी दुश्मन देश हैं वो सारे के सारे लगे हुए हैं। जॉर्ज सोरोस भी जोरों शोरों से लगा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी अफवाह फैला करके केवल इस सरकार को गिरा दिया जाए। मैं मानता हूं कि ऐसे समय में जितना ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं हमें बनना चाहिए। लेकिन भाई, ये जो करोड़ों किसान बैठे हुए हैं ना देश के अंदर, ये भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।
ये भी अच्छी इनकम करना चाहते हैं। आपने इनके साथ में वादा किया हुआ है कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। आप जिस इथेनॉल के बारे में पहले चमत्कारिक ढंग से भविष्यवाणी कर रहे थे कि इसको मिला डाला तो किसानों की लाइफ झिंगा लाला, हम पेट्रोल का प्राइस आधा तक कर देंगे, तो ना तो वो प्राइस नीचे आ रहा है और जो आपने कहा था कि दोगुनी हो जाएगी आय, ना ही वो दोगुनी हो पा रही है। मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं खुद गन्ना उगाता हूं, लेकिन मुझे मेरे गन्ने का वो उचित दाम नहीं मिल रहा जिससे कि मैं आगे प्रोत्साहित होकर आगे भी गन्ना बो सकूं। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर के कार मालिकों ने कहा है कि हम सितंबर में गाड़ियां बाहर नहीं निकालेंगे और हम पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। यदि लोग पेट्रोल ही खरीदना बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में तो 100% कमी आ सकती है और सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी पूरा का पूरा बच जाएगा और साथ ही साथ गाड़ी का जो इंजन है वो भी खराब होने से बच जाएगा। लोगों की जेब से जो जाने वाला पैसा है वो भी बच जाएगा। यानी कि सारी सारी प्रॉब्लम का ही हल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो होगी कि सरकार की जेब में पैसा नहीं जाएगा और सरकार जो अपना काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि इसी से सरकार को बहुत ज़्यादा धन की आय होती है जिसको वो विकास कार्यों में लगा सकती है। तो सरकार ने अगर बड़ी भविष्यवाणी की थी कि इससे डायरेक्ट किसानों का लाभ होगा तो वो लाभ होता हुआ दिखना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग कह रहे हैं कि इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि जो थोड़े बहुते पैसे बढ़े भी होंगे वो तो समय के साथ जो महंगाई बढ़ रही है उसके सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि भारतवर्ष ने लंबे समय तक रूस से काफी सस्ता तेल भी खरीदा है, उस दौरान भी कोई प्राइस कम नहीं हुए। तीसरी चीज कि ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार कोई भी अपना टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। हम वो देश हैं जो भूटान को तेल बेचते हैं और भूटान हमसे काफ़ी कम प्राइस में यानी कि काफ़ी कम टैक्स लगाकर अपनी जनता को वही तेल बेच रहा है। जब भारतवर्ष में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं, जब टोल की अवधि समाप्त होने के बाद में भी जबरदस्ती आज भी टोल लिया जा रहा है, जब हम लाल किले के प्राचीर से बार बार आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो हमने इथेनॉल को मिक्स करने से पहले इस प्रकार की योजना क्यों नहीं बनाई कि यह हमें उतना ही सस्ता पड़ता रहे जितना कि हमने आज की तारीख में योजना बनाई है। मैंने आपको बता दिया है कि पेट्रोल और इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो जाता है ये तेल, क्योंकि आज की तारीख में इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो क्या गाड़ियों के मालिक केवल महंगा तेल इसी कारण से खरीदें क्योंकि CO2 का उत्सर्जन कम हो रहा है? हमारे देश के अंदर इतने भी बड़े देशभक्त लोग नहीं रहते, और अगर कोई इतना बड़ा देशभक्त होगा भी तो भाई वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेगा, वो CNG की गाड़ी खरीद लेगा। CNG की गाड़ी से प्रदूषण और भी कम होता है और इलेक्ट्रिक से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सरकार जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके जो उनसे ये जो प्रचार प्रसार करवा रही है ना, इससे सरकार की और ज़्यादा थू-थू हो रही है, इससे सरकार को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे सरकार की छवि और ज़्यादा खराब हो रही है। और इसका कारण ये है कि सारे के सारे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी आदिवासी तेल, घटिया तेल का विज्ञापन करके ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। आपने ऑलरेडी एक्सपोज्ड इन्फ्लुएंसर्स उठाए हैं और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल विदेशी मुद्रा बच जाएगी और CO2 का उत्सर्जन कम होगा। केवल इस बात से हम भारतीय जनमानस को प्रभावित नहीं कर सकते। तेल भी सस्ता देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी सस्ती बनानी पड़ेगी, इंजन की गारंटी लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ किसानों की आय में इसका डायरेक्ट लाभ भी हमें होता हुआ दिखाई दे, तो भी हो सकता है कि लोग आपकी इन बातों में देशभक्ति, किसान भक्ति के लिए एक बार को आ भी जाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।